वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी गर्मी हो रहा था, इसलिए लेक्चर काफ़ी स्पीड में था। कोशिश करेंगे इस लेक्चर को काफ़ी मैं स्पीड अपना कम करूं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत न हो, क्योंकि गर्मी काफ़ी पीक पे, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोशिश कर रहा हूं जितना जल्दी से जल्दी हो सके लेक्चर कंप्लीट किया जा सके। ये चैप्टर 1 है, क्लास 10th NCERT, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE। ये NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी वास्ट है। पहला वाला जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगा, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अभी तो ये 5th पार्ट है, इसके बाद और पार्ट आएंगे। ये वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लेक्चर पूरा देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। प्लीज़ नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस और अपने टॉपिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ लिया, प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके हैं। यदि आप नए हैं चैनल पे तो जाइए, प्लेलिस्ट चैनल को खोलिएगा तो वीडियोज़ आएगा, वीडियोज़ के बाद प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आप क्लास 10th NCERT जियोग्राफी होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। उसमें पूरे लेक्चर को मैं सीरीज वाइज मैंने आपको वहाँ पे अपलोड किया है। आप उसे देख के आसानी से नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पे आप आ सकते हैं, पार्ट 5 पे आप आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने देख लिया था। व्हाट इज़ द प्लानिंग टू कंजर्व द रिसोर्स को बचाने के लिए क्या क्या प्लानिंग होने चाहिए, वो हमने कल देख लिया था। प्लानिंग क्या होता है, आज पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमारे भारत देश में रिसोर्स को बचाने के लिए कौन कौन से प्लानिंग किए गए हैं और भारत देश में उस रिसोर्स प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला है, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो भारत की अर्थव्यवस्था है एक मिक्स अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसे देश की अर्थव्यवस्था से है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का उसमें एग्जिस्टेंस होता है। यानी यहाँ पे सरकार और उसके साथ साथ निजी दोनों लोग मिलकर देश में विकास के कार्य करते हैं, देश को चलाते हैं। मतलब देश में जितनी भी चीज़ें होंगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, आर्थिक गतिविधियां होंगी, उस आर्थिक गतिविधियों में जितना गवर्नमेंट भागीदार रहेगा, कहीं ना कहीं उतना प्राइवेट सेक्टर भी भागीदार रहेगा। इसलिए इंडिया इज़ अ मिक्स कंट्री। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ रिसोर्सेज पे प्राइवेट हैंड के हाथ में कुछ रिसोर्सेज हैं। मिक्स अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ। तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से कुछ पार्ट पे इंडियन गवर्नमेंट का अथॉरिटी है और कुछ पार्ट पे प्राइवेट हैंड वालों का उस पर अथॉरिटी है। यानी रिसोर्स पे कंट्रोल गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट हैंड में भी कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका पूरा देख रेख की जिम्मेदारी प्राइवेट वाले के है, और कुछ रिसोर्सेज हैं उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के अंडर में है, उसके अंतर्गत है। बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। चूंकि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, यहाँ पे दोनों लोग को एग्जिस्टेंस, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व है। लेकिन यदि दोनों में सबसे पावरफुल कौन है, दोनों में किसका सबसे ज़्यादा चलता है, वो है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इसलिए रिसोर्स पे सबसे ज़्यादा किसी का कंट्रोल हो जाता है, वो है भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। उनका रिसोर्स पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता है। इसलिए इंडिया हैज़ मेड अ कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए हमारे भारत देश में जो रिसोर्स प्लानिंग है उस पर भारत सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होने की वजह से भारत सरकार रिसोर्स को बचाने के लिए जितनी प्लानिंग की है उसने अपने गोल्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव किया है। यदि मान लीजिए अगर हमारे देश में जो रिसोर्स कंट्रोल है अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता तो प्राइवेट सेक्टर का मात्र एक ही टारगेट्स होता है। प्राइवेट सेक्टर का एक टारगेट्स होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना, अधिक से अधिक लाभ को कमाना। तो यदि कोई प्राइवेट सेक्टर है तो क्यों चाहेगा हम अधिक से अधिक अपने आप को नुकसान झेले, क्यों वो चाहेगा हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो क्यों एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा, क्यों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचेगा, क्यों रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा उसके बारे में वो क्यों सोचेगा। लेकिन वही जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो गवर्नमेंट जानती है सबसे बड़ा गवर्नमेंट का काम होता है देश को चलाना। उसमें एक प्राइवेट इंसान के बारे में नहीं सोचा जाता है, उसमें ओवरऑल देश के प्रत्येक सेक्टर और प्रत्येक कम्युनिटी और प्रत्येक एक एक पीपल के बारे में, एक एक लोग के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में जो रिसोर्स पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा वे में प्लानिंग किया है, जिससे अपने देश के रिसोर्स को हमने बचाया है। और वो प्लानिंग उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग करके बनाया है।
जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1951 से हमने 5 ईयर प्लान वाला स्कीम लॉन्च किया, एक योजना, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया जो 1951 से लेकर 55 तक, 55 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 65 तक, ऐसे 5-5 साल का हमने एक टारगेट दिया और उस 5 साल में हमें कौन से गोल अचीव करने हैं उस गोल को हमने डिसाइड किया और उस गोल को हमने अचीव किया। उसी 5 ईयर प्लान में हमने रिसोर्स प्लानिंग की बात कही, जिसे अधिक से अधिक रिसोर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन सही वे में इस्तेमाल करना है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है। ये है हमारे इंडिया के बारे में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में मैंने जो कुछ बताया आपको उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो रिसोर्स प्लानिंग था भारत में जो 5 ईयर करता था उसको जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन को दिया गया था, जो योजना आयोग पहले कहा जाता था, योजना आयोग। इसकी जिम्मेदारी क्या थी? भारत में सारी चीज़ों के बारे में प्लान बनाना, योजना बनाना। लेकिन अब इस प्लानिंग कमीशन को चेंज करके अब नीति आयोग बना दिया गया, नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति आयोग, इसे नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, वो अलग पॉइंट है। तो ये हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में इंडिया में वो चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आपको क्या लगता है अगर हमारे देश में किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी विशेष क्षेत्र में कोई रिसोर्स निकल गया तो हम वैसे गवर्नमेंट जाएगी तुरंत उस रिसोर्स को निकालना स्टार्ट कर देगी? ऐसे नहीं होता है। रिसोर्स को उसका यूटिलाइज करना, उसको उस इस्तेमाल में लाने से पहले उसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल और पेचीदा प्रक्रिया होती है रिसोर्स के बारे में जानने के लिए, रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। रिसोर्स को एक सही वे में इस्तेमाल करने के लिए बहुत पेचीदा और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। आइए उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई हमको सर्च करना है यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज है कि नहीं, तो हमें कौन कौन से प्रोसेस करने होंगे, हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। आइए देखते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा, हमें उस रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा किस रीजन में हमको रिसोर्स मिल सकते हैं, और इन्वेंट करना होगा, पता लगाना होगा रियल में ये बातें सही हैं। उसके बाद हम उस रीजन को सर्वे करेंगे, फिर वहाँ पे एक टीम जाएगी और टीम वहाँ पे सर्वे करेगी, वहाँ के लैंड, वहाँ के एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग, सारी चीज़ें सर्व करें। पहले तो हम आइडेंटिफाई किए किस रीजन में है, फिर इन्वेंट किए वहाँ पे एक्चुअल में हो सकता है कि नहीं, साइंटिफिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, फिर उस रीजन में हम सर्वे करने के लिए लोगों को भेजें। फिर सर्वे करने वाले लोग जाएंगे तो मैप उसका निकालेंगे, उसका सैटेलाइट से हम मैपिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई चीज़ है तो उसकी क्वालिटी कितनी है और उसकी मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ का हम एस्टिमेट करेंगे, एक बजट बनाएंगे, एक आंकड़ा निकालेंगे, तब जाके हम रिसोर्स को वहाँ से हम इस्तेमाल के लिए, यूटिलाइज के लिए लाएंगे। उसके बाद हम उसे लाएंगे फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में लाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे और तमाम सारी प्रोसेस होकर गुजरती हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, उस पर्टिकुलर रीजन में ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर सर्वे किया जाता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर रीजन को मैपिंग किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव उसके अप्रोच एस्टिमेशन का वहाँ पे बजट बनता है, खाका तैयार किया जाता है कितनी मात्रा में होगा, और जो यहाँ पे रिसोर्स उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, कहीं घटिया क्वालिटी की रिसोर्स तो नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बता देता है उत्तर प्रदेश के इस जिला में, कुशीनगर जिला में, मान लीजिए इस वाले पर्टिकुलर रीजन में सोने का भंडार है, ठीक है। तो सोने के भंडार के खोज में मान लीजिए गवर्नमेंट आए, बिना जांच पड़ताल किए उसको खोदना स्टार्ट कर दिया। खोदने के बाद मालूम चला वहाँ पे कुछ नहीं निकला, तो टाइम गया, टाइम वेस्ट हुआ, पैसे वेस्ट हुए, टेक्नोलॉजी वेस्ट हुई, सबका सब बकवास, बेकार गया। तो वैसे ही नहीं रिसोर्स का हम एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, यूटिलाइज करने लगते हैं। हम इन्वेंट करते हैं, मैपिंग करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एप्टीट्यूड उसके अनुसार देख के तब जाकर हम उसका सही वे में हम प्लानिंग करके तब उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्लानिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी, कौन कौन से स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, उसको निकालने के लिए, उस रिसर्च का डेवलपमेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें प्लान बनाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूरेनियम ही निकल जाए, जिससे न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, परमाणु हथियार बनते हैं, वो ही हमको मालूम चल जाए यहाँ पे है, हमारे ज़िला में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसके लिए हमको सारी चीज़ें करने के बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कौन सी होंगी जो यूरेनियम को निकाल सकती हैं, और कौन कौन से संस्थाएं उसके लिए काम करेंगी, कौन कौन से स्किल वाले लोग वहाँ पे चाहिए, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे मिलेंगी तब जाके उस रिसोर्स का सही वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है मतलब हम कहीं गए भाई यहाँ पे यूरेनियम में खोद को, यहाँ पे कुदाल से खोदो, फावड़े से खोद के निकाल दो और ले आके दे दो, नहीं, ऐसे नहीं होता है।
पहले ये सारी चीज़ें प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए लिखे रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट्स प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और उसके बाद से जो हम रिसोर्स वहाँ से निकालते हैं, उस रिसोर्स को जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो हम प्लान बनाए होते हैं, मान लीजिए देश एक साल में कितना ग्रोथ करेगा, हेल्थ सेक्टर में कितना विकास करना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना विकास करना है, सारे एक नेशनल हमने प्लान बनाया। नेशन को विकास करने के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक प्लान बना दिया है स्टेप वाइज। तो हमने स्टेप वाइज प्लान बना दिया उसका, तो देश के लिए प्लान बना दिया, लेकिन हमको मालूम चला कहीं हमको एक अलग रिसोर्स हमको मिल गया। अब जो रिसोर्स मिल गया, उस रिसोर्स का अगर हम बजट निकालेंगे, उसका आंकड़ा निकालेंगे, कितना कॉस्ट का है, उसका कितना उसके मतलब उसके वैल्यू हैं, तो वैल्यू जब निकलेगा तो फिर हम भारत के जो नेशनल प्लान बनाए होंगे देश को विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसके वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जो प्लान हम बनाए हैं, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम रिसोर्स के लिए यहाँ पे पैसा खर्च कर सकते हैं? या इसमें से निकलेगा तो क्या निकलेगा, कितना निकलेगा, ये क्या हमारे नेशनल प्लान के लिए जो हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाए हैं उसके लिए उचित होगा, एप्रोप्रिएट होगा, तब जाके तब उसका सही वे में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लगता होगा रिसोर्स प्लानिंग इज रियली वेरी इजी प्रोसेस, दैट इज नॉट वेरी इजी। रियल में प्लानिंग ऑफ रिसोर्सिंग, चाहे रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप देख सकते होंगे कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इतना आसान होती तो प्रत्येक देश अपने यहाँ रिसोर्स को फाइंड आउट करके अधिक से अधिक पावरफुल बनने की कोशिश करती। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक इस साइड का है और लेफ्ट साइड का रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, मैंने आपको समझा दिया। और कैसे मैंने आपको बताया रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कैसे एक जटिल प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रियाओं के कैसे गुजरने के बाद तो हम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने राइट साइड में लिखा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस रिसोर्स जो हम रिसोर्स निकाल रहे हैं, जो संसाधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस संसाधन के विकास में, उन संसाधन के डेवलपमेंट में, रिसोर्स के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का कितना रोल रहा है? आपके डेली लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है? आप जानते होंगे सुबह से लेकर शाम तक आप 3 इडियट मूवी भी देखे होंगे, कितना उसका इंपॉर्टेंस है। सुबह उठते हैं उस समय टेक्नोलॉजी से लेकर टिल नाइट सोने तक आपको टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपके डेली लाइफ में इतना टेक्नोलॉजी इंटरफेयर कर चुका है, घुस चुका है, तो रिसोर्स हमको ही निकालना है। तो उस रिसोर्स के लिए सोचिए कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं, रिसोर्स नेसेसरी फैक्टर फॉर डेवलपमेंट बट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आर द हिंडर इन द डेवलपमेंट और द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। अगर रिसोर्स नहीं तो देश विकास के राह पे उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा जितनी तेज़ी से उसे बढ़नी चाहिए। लेकिन रिसोर्स होना ही एक अच्छी बात नहीं है। रिसोर्स होने के साथ साथ उस रिसोर्स के इस्तेमाल करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक वेल मैनर में स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड लेबर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये सब सारी चीज़ें जब मिलेंगी तब आपके रिसोर्स का अधिक से अधिक हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अगर वो चीज़ें नहीं आपको फुलफिल कर रही हैं तो आपके रिसोर्स के डेवलपमेंट में वो बाधा हैं। कौन सी बाधाएं? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर, परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस, ये चीज़ें नहीं हैं तो आप यकीन मानिए आपकी चीज़ें जो है रिसोर्स हैं उसका आप अधिक से अधिक उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों के अभाव में। मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर इन अंडर डेवलप्ड। वाई? हमारा भारत देश इतना बड़ा है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश एक जैसे विकसित है? ऑब्वियसली एक जैसे विकसित नहीं है। एक जैसे विकसित इसलिए नहीं है क्योंकि सारे राज्यों और सारे केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक जैसे संसाधन नहीं है, और जिनके पास संसाधन भी है तो किसी के पास काफ़ी कॉस्टली संसाधन है, किसी के पास मूल्यहीन संसाधन है, किसी के पास इतना ज़्यादा मूल्यवान संसाधन है जिससे वो काफ़ी डेवलप्ड स्टेट बन गए हैं, और जिनके पास इतना उनसे भी ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन उनके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। किसी देश के पास साफ रिसोर्सेज ही नहीं है, बाढ़ से वो परेशान है। तो हमारे देश में इतनी
रिसोर्सेज का अभाव है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसलिए हमारा बहुत से राज्य अंडर डेवलप्ड है, बहुत से रीजन अंडर डेवलप्ड हैं। ये सारे रीजन क्यों है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में, ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में, जहाँ पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, ये जितने भी स्टेट्स मैंने बोला, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इतने वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रचुर मात्रा में वहाँ पे संसाधन है, लेकिन वहाँ के जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो स्थलाकृति है, काफ़ी जटिल है। कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन हैं, कहीं पे इतनी घने जंगल हैं, फिर विशाल विशाल नदियाँ हैं, फिर क्रिएचर्स ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं। तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा वहाँ पे बाधा बनती हैं वहाँ के रिसोर्स को निकालने के लिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल काफ़ी पिछड़ा हुआ इसलिए क्योंकि नदियाँ बाढ़ से उनको तबाह कर देती हैं। रिसोर्सेज हैं, नो डाउट, बिहार में भी रिसोर्सेज हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रिसोर्सेज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में और कुछ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के चलते वो चीज़ें पीछे हैं। इसलिए हमारे यहाँ विकास एक समान नहीं है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। कुछ प्राचीन बातें जान जाते हैं। इन्वेडर्स, रिच रिसोर्सेज, रीजन अटैक। जितने भी हमारे प्राचीन काल में आक्रमणकारी थे वो भारत को इसलिए लूटना चाहते थे क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। तो उनके मन में ही था हम उस क्षेत्र में अटैक करेंगे, उस क्षेत्र पे हम हमला बोलेंगे जिस क्षेत्र में हमको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, और उसी क्षेत्र में वो अटैक भी करते थे। आप जानते होंगे मोहम्मद गजनवी भारत में अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था, कई महीनों तक वो लूटते रह गए सोमनाथ मंदिर को, और इतना ज़्यादा वहाँ से सोना ले गया, पूरे अफगानिस्तान को एक बड़े विशाल साम्राज्य में बदल दिया, एक ऐसा राजधानी बनाया था अपने देश के सोमनाथ के मंदिर के पैसे से। तो वो प्रत्येक इन्वर्टर यही पता लगाता था किस क्षेत्र में भारत में अधिक से अधिक रिसोर्सेज है, वहाँ पे अटैक किया जाए। उसके बाद अंग्रेज आए, हमको कॉलोनी बनाए, हमको उपनिवेश बनाए, हमको अधिक से अधिक हमारा शोषण किए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन, मतलब उपनिवेशीकरण के दौर में अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे, दे एक्सप्लॉइट बिकॉज दे हैव अ गुड टेक्नोलॉजी। क्या अंग्रेज के आने से पहले हमारे देश में रेलवे नहीं बन सकता था? क्या अंग्रेज के आने से पहले इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी? क्या अंग्रेज के आने से पहले और छापे खाने का आविष्कार नहीं हो सकता था? हो सकता था, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन का अभाव था। लेकिन अंग्रेजों ने लाया, वो अंग्रेजों ने वो इंफॉर्मेशन हमें दिया, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और जो छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया, वहाँ से भारत का शोषण स्टार्ट किया। इवन प्लेन एरिया जहाँ पे जलोढ़ मृदा है, एलिबल सॉइल है, वहाँ भी उन्होंने नहीं छोड़ा। नील की खेती की, इंडिगो की खेती की, कपास की खेती साउथ इंडिया में की, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रेंज में, क्योंकि वो जानते थे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे ताकि अधिक से अधिक भारत का शोषण किया जा सके। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिसोर्स को डेवलपमेंट या डेवलप्ड रिसोर्स बनाने में। रिसोर्स के आगे पीछे यदि हम टेक्नोलॉजी न जोड़े तो रिसोर्स ना होके बिना रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेस कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technology development and institutional changes like education, skills, workers इत्यादि। कर रिसोर्स को तभी हम कंट्रीब्यूट, रिसोर्स का हम तभी फायदा उठा सकते हैं, तभी अपने देश के विकास के लिए हम उसे लगा सकते हैं जब तक उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी न लाएं, एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस न लाएं। एक स्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड वर्कर जब तक नहीं आएंगे, हम उस रिसोर्स को अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब मिट्टी है, आप मिट्टी को डायरेक्ट, मैं कहूँ मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने घर में भर लेंगे, या उसे मिट्टी को सान के आप घर बना सकते हैं, उसे बर्तन बना सकते हैं। लेकिन उसी मिट्टी को और टेक्नोलॉजिकल रूप से इस्तेमाल करके आप पके हुए बर्तन बना सकते हैं, उसे ईंट बना सकते हैं पका के। टेक्नोलॉजी भी इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो एक मिट्टी भी एक रिसोर्स बन गया। लकड़ी कटा है, गिर गया है, वैसे कोई नहीं उसे पूछ रहा है, उसे आप लाइए, आप आरा मशीन में ले जाइए, वहाँ पे उसके देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप फर्नीचर के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक बीट उसका नहीं बचेगा। तो रिसोर्सेज बेकार हैं जब तक हम वहाँ पे
टेक्नोलॉजी का, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का, स्किल्ड लेबर का, स्किल्ड वर्कर का एट ए गुड इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल जब तक उस रिसोर्स पे नहीं होगा, रिसोर्स पे जब तक इतने लोग का अटैक नहीं होगा, इतने लोग उस पर हावी नहीं होंगे, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, एक फालतू की चीज़ वो पड़ी रहेगी। तो मैंने आज आपको बताया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे रहा है और कैसे रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी के क्या इस्तेमाल, क्या रोल रहा है, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आप इसे नोट डाउन करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब चैनल में 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं लाइव आ सकूंगा, जिससे इस टॉपिक और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं करा सकूंगा और लाइव जब भी हम आए आपसे चैट कर सकेंगे और उसमें एजुकेशन से रिलेटेड बातें की जा सकेंगी। तो प्लीज़ नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एंड वॉच कंप्लीट एंड ट्राई टू सेंड दिस video to all your friends and please make a notes so that you can get good marks in your examination. I hope you are good and please be safe, stay safe at your home. Thank you, bye and take care.